Hello students. So today we are going to discuss a very important topic and the topic name is kern of a column. तो हम बहुत बार देखते हैं कि ये टॉपिक जब आपके एग्जाम के अंदर में आता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा होता है लेकिन आपने उस तरीके से इसको देखा नहीं होता है कि आपको एकदम एग्जाम में आपको याद नहीं आता है। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड वेरी यूजफुल। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो भी आपके लिए बहुत काम का है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं तो भी आपके बहुत काम का है। मतलब ये एक जनरल टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज कर्ण ऑफ ए कॉलम। चलिए अब जैसे हम कर्ण के बारे में बात करने जाते हैं, क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कुछ बेसिक बातों को। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक कॉलम है, अब सबसे पहले तो बात आपके दिमाग में यही आती होगी कि कॉलम क्या होते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती होगी व्हाट इज कॉलम। तो आपने जानते हैं कि कॉलम का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसपे आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। क्या बोलता आपने कि कॉलम का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर जिसपे आप एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं। ठीक है क्या? तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने में और मेरा एग्जांपल है सर्कुलर कॉलम का, कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि हमारा जो कॉलम है ना वो सर्कुलर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मैंने एक सर्कुलर कॉलम यहाँ पे बना दिया है कि दिस इज द सर्कुलर कॉलम। हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉलम है और हमने इसको बॉटम से क्या कर दिया है, बॉटम से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और ये हमारा एक्सिस ऑफ द कॉलम है, ये हमारा एक्सिस है जिसको मैं यहाँ पे अभी बना रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किधर से भी देखेंगे ना आपको सेम ही चीजें दिखाएंगे। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास यहाँ एक लोड लग रहा है और मैंने एक लोड लगा दिया यहाँ पे और लोड का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है यहाँ पे दैट इज पी। तो हमने यहाँ पे एक पी मैग्नीट्यूड का लोड लगा दिया। अब मुझे सोच के बताइएगा कि एग्जैक्टली में ये जो आपके पास पी है वो किस तरीके का लोड है। आपको पता है कि ये आपका कॉलम का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ ए कॉलम, और ये जो कॉलम का एक्सिस है ना उससे लोड जो है ना कुछ दूरी पे लग रहा है, और अगर कुछ दूरी पे लग रहा है तो इस तरीके का जो लोड होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक है क्या? तो ये आपका एक प्रकार का इसेंट्रिक एक्सियल लोड है। अब सवाल आता है कि जब हम एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर में क्या इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा कोशिश करते हैं ना कि इस लोड को ट्रांसफर करते हैं। और इस लोड को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? हमने इस लोड को ट्रांसफर कर दिया कि हमने एक बार यहां पे आपके पास कुछ इस तरीके का पी लगा दिया और हमने एक पी बिल्कुल इसी एक्सिस के ऊपर में ऐसा लगा दिया। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा, आपको नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पे इसको अभी P1 बोल देता हूँ, इसको P2 बोल देता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P होने वाला है, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही होगी कि ये वाला आपके पास जो P है सो और P2, P एंड P2 मेक्स ए कपल। P एंड P2 जो है ना आपके पास एक कपल बनाने वाले हैं। और ये कपल कैसा होने वाला है आप सब लोग को पता है, क्योंकि जिन्होंने भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनको पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होने वाला होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपके पास P इंटू P2 है ना वो एक कॉलम बनाने वाला है और ये कैसा कॉलम, सॉरी P एंड P2 जो है कपल बनाने वाला है और वो कैसा कपल बनाएगा? एक बेंडिंग कपल बनाएगा। कैसा कपल बनाएगा? बेंडिंग कपल बनाएगा। अगर इस चीज को और ज्यादा आपको ना विजुअलाइज करना है, ये कुछ ऐसा स्टोरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कुछ ऐसा स्टोरी आपके पास, इस कॉलम को मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। अब समझिएगा, मैंने बोला कि आपके पास ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। लेट अस सपोज करिए कि मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो एक्सिस मैंने बनाया है ना वो दोनों प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर में है। सही है क्या? ये दोनों प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में है। आप मुझे बताइए कि जैसे ही आपने यहाँ पे अभी थोड़ी देर में आपने कपल का वैल्यू बताया है और ये कुछ भी नहीं तो आपको पता है कि रेडियस होने वाला है, तो रेडियस का मतलब मैं मान लेता हूं कि d/2 आपके पास है। मतलब कि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका जो रेडियस है वो d/2 है। मैं आपको लिख भी देता हूं कि जो रेडियस आपके पास होने वाला है दैट इज d/2। अब आप मुझे सोच के बताएं कि यहाँ पे जो आपके पास कपल बन रहा है, देखिए ना ये P इंटू P2 मिलकर आपके पास एक कपल बनाएगा और वो कपल कैसा बनेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये इस तरीके का कपल बनाने वाले हैं, इस तरीके का, और इसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है, जो बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट जो आपके पास यहाँ पे बनेगा उसको बोलेंगे PD/2।
और ये भी जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो होने वाला है PD/2। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली चक्कर क्या चल रहा है? ये नीचे का पार्ट मैंने नहीं बनाया है, अगर आप चाहेंगे तो बना लीजिए, जैसा पहले था उसी तरीके का बनाएंगे और नीचे का आपके पास मैं फिक्स कर देगा क्योंकि एक कॉलम जैसा हमको ट्रीट करवाना है। अब आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, पूरी चीजों को ध्यान से देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि पूरा का पूरा बीम को ना आप इस तरीके से ना बेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये बेंडिंग कपल तो आपके पास एक आ गया है, लेकिन आपके पास एक और फोर्स है जो अभी भी लेफ्ट है, मतलब अभी भी इसका कुछ नहीं हुआ है, और ये जो फोर्स है ना अभी भी बिल्कुल आपके एक्सिस के ऊपर में लग रहा है, और ये जो फोर्स आपके पास है वो P1 है, और P1 का मैग्नीट्यूड जो है ना मैंने पहले से P माना हुआ है। ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो है कॉलम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी कॉलम पे इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगाएंगे तो आपके पास इस y अभी जो मैंने एक्सिस बनाया है उसके रेस्पेक्ट में y के अबाउट आपके पास एक कपल लगने वाला है। आपने बोला बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी भी बीम में या किसी भी कॉलम में इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगने वाले हैं तो वहां पे दो तरीके के इफेक्ट आपके जनरेट होने वाले हैं। पहला जो इफेक्ट होने वाला है वो इफेक्ट होने वाला है जिसको हम बोलने वाले हैं बेंडिंग का इफेक्ट, और दूसरा जो इफेक्ट होने वाला है उसको बोलेंगे एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो कि एक प्रकार का डायरेक्ट स्ट्रेस है, जो डायरेक्ट आपको क्या करने वाला है, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू देने वाला है। अब सवाल आता है कि इससे स्ट्रेसेस के वैल्यू आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके के सिचुएशन से आप स्ट्रेस का वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हो, और आंसर इज वेरी इजी। आंसर क्यों इजी है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया है, आपके पास P आ गया है, तो अगर मैं दूसरे पेज पे आपको ले चलूं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना कि अगर मैं यहां पे बोलूं आपको कि मैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहता हूं, तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बना रहा हूं ये कुछ ऐसा होने वाला है। वी वेरी अटेंटिव, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने वाला है। ये देखिए सर ये किसका है, क्योंकि आपने देखा है कि आपके पास अगर कभी भी किसी बीम के ऊपर में ना एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगते हैं, इसका मैं एक्सिस बना देता हूं ताकि थोड़ा सा बेहतर दिखे आपके लिए। ये देखिए आपने देखा होगा कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर में या किसी भी आपके पास बीम के ऊपर में अलोंग द एक्सिस अगर आपके पास लोड लगते हैं तो उससे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सेक्शन। हमेशा आपके पास क्या होने वाला है, वो यूनिफॉर्म होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पे कंप्रेसिव लोड के बारे में बात कर रहे हो ना, जो कि स्ट्रेस के फॉर्म में आएगा, वो हमेशा यूनिफॉर्म होने वाला है। और देखिए अगर आप यहां पे सिग्मा ए का मतलब क्या है, एक्सियल लोड, और एक्सियल लोड के कारण जो स्ट्रेस आने वाला है वो आपके पास आने वाला है P/A। क्या समझ आ रहा है कि सब लोगों को कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस क्या हुआ, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होने वाला है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसी बात को देखेंगे तो ये तो हो गया आपके पास इफेक्ट कि जब कभी भी आपने एक्सियल लोड लगाया है तो एक्सियल स्ट्रेस जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जनरेट या इंड्यूस होने वाले हैं। बट अब देखिएगा कि बेंडिंग का क्या इफेक्ट होने वाला है। अगर आप इस बेंडिंग को ध्यान से देखेंगे ना तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके की कहानी आपके पास है। ये कुछ इस तरीके की कहानी आपके पास है। देखिए ये आपका एक्सिस था, और ये जो आपके पास बीम था वो किस तरीके से बेंडिंग इफेक्ट को यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा, ये ऐसा था आपके पास और ये ऐसा था। तो आपको देखना है ना कि बेंडिंग के कारण आपको पहले से पता है कि एक साइड में कंप्रेशन होगा तो दूसरे साइड में टेंशन होगा। कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूं। ऐसा कुछ होने वाला है आपके पास, ये देखिए थोड़ा फील करिएगा इसको। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि थोड़ी देर के लिए मैंने अपना एक्सिस मान लिया है कि ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, और हमारा जो बेंडिंग कपल लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस भी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कपल लगता है, बेंडिंग हमेशा उसी एक्सिस के अबाउट होता है। मैंने क्या बोला कि जिस भी एक्सिस के अबाउट बेंडिंग कपल लगता है उसी एक्सिस के अबाउट आपका बेंडिंग होने वाला है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि बेंडिंग आपका किसके अबाउट होने वाला है। ये जो एक्सिस अगर मैं इसको अभी के लिए ना एक्स मान लूं या वाई मान लूं, फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये सर्कल होता है ना उसमें सब कुछ सिमेट्रिक होता है। तो आप किसी को एक्स लो किसी को वाई लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरा का पूरा 3D में आप देखेंगे तो आपके पास राइट साइड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, राइट साइड वाला पार्ट है। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से बनाऊं, तो इधर सारे के सारे पार्ट में कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, ये सारे के सारे पार्ट में आपको ना राइट साइड पार्ट में सारे में आपको कंप्रेशन दिखेगा। मतलब कि इधर वाला जो आपके पास फाइबर है ना वो छोटा होते चला जाएगा, लेकिन जिसका ये वाला पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है, ये कैसा दिखेगा आपको, टेंशन में दिखेगा, टेंशन में दिखेगा। होप कि आपको विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि हमने पहले भी पीछे वाले लेक्चर में आपको बताई है कि कैसे यहाँ पे टेंशन होने वाला है और कैसे यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन होने वाला है। ये पूरे फाइबर में आपके पास
टेंशन 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 होने वाला है। तो इस तरीके से आपके पास इधर वाले पार्ट में कंप्रेशन, इधर वाले पार्ट में आपके पास टेंशन होगा। तो जो राइट साइड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो आपका छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है आपके पास, वो क्या हो जाएगा आपके पास, इलोंगेट हो जाएगा। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं ना, तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं कि इधर वाला जो पार्ट आपके पास होने वाला है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, राइट साइड वाला जो पार्ट आपके पास है वो कंप्रेशन में जा रहा है। देखिए, इसलिए मैंने यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और इधर वाला जो पार्ट है ना, वो टेंसाइल स्ट्रेस आपको जनरेट करके देने वाला है। देख लीजिए सब लोग ध्यान से, इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहां पे इस तरीके से आपने बनाया है स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बेंडिंग में। और ये क्या बनाया आपने, ये वाला जो पार्ट आपके पास है ना, वो न्यूट्रल एक्सिस का वाला पार्ट है। ये न्यूट्रल एक्सिस वाला पार्ट है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जिसके दोनों तरफ आपके पास क्या हो रहे हैं, टेंशन और कंप्रेशन अल्टरनेटली क्रिएट हो रहे हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है कि इधर वाले पार्ट में अगर आपने क्या माना है कि हमारा कंप्रेसिव इफेक्ट है, मैंने बोला माइनस सिग्मा बी। माइनस सिग्मा बी क्यों बोला, और इधर बोला हमने प्लस सिग्मा बी। ऐसा इसलिए बोला हमने क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि सिग्मा बी का मतलब है कि दिस इज द स्ट्रेस इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द बेंडिंग। और निगेटिव क्यों, क्योंकि कंप्रेसिव आया है, और इधर क्या आपके पास है, पॉजिटिव है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो टोटल का टोटल पिक्चर यहां पे बन रहा है कि हमारे पास जो इसेंट्रिक एक्सियल लोड थे, उस इसेंट्रिक एक्सियल लोड के कारण दो तरह के स्ट्रेस जनरेट हुए हैं। एक एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू आपके पास ना बेंडिंग कपल। और दोनों का नेचर आपने देख लिया कि ये लीनियरली वेरी करते जा रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, और आपके पास यहां पे जाते जाते मैक्सिमम हो जाएगा, यहां पे जाते जाते मैक्सिमम हो जाएगा। डेट ये सारी बातें आप जानते हैं। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड। अगर आप इस दोनों को सुपर इंपोज करोगे, ऐसा मैं बोलता हूं कि चलो ये हमारा इफेक्ट है एक्सेल के कारण और ये हमारा इफेक्ट है बेंडिंग के कारण, तो दोनों को सुपर इंपोज करेंगे ना, तो बहुत ही मस्त चीज आपको दिख रही होगी। और मस्त चीज क्या दिख रही होगी कि अगर आप ना बोलते हो कि ये पूरा पार्ट हमारे पास ए बी है और इधर वाला पार्ट हमारे पास बी सी है, तो आप मुझे बताइएगा कि ए बी वाले रेंज में जो भी आपका बीम जो है ना ए बी वाले रेंज में आता है, उसमें एक्सेल के कारण भी आपके पास ना निगेटिव स्ट्रेस लग रहा है, और यहां पे आपके पास जो है ना ये सिग्मा बी के कारण पॉजिटिव स्ट्रेस लग रहा है। मतलब कि आपको नहीं पता है कि न्यूट्रल एक्सिस के लेफ्ट वाले साइड में जनरली निगेटिव वाला स्ट्रेस डोमिनेट करेगा या पॉजिटिव वाला स्ट्रेस आपके पास डोमिनेट करेगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो एक्सेल स्ट्रेस होता है ना, वो एक प्रकार का नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। बट आपको पता होगा कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है ना, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो ठीक है क्या, तो मतलब क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस को और नॉर्मल स्ट्रेस को आप अलजेब्रिकली डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है क्या, क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर जो है ना बिल्कुल सेम है, दे ऑल आर गिविंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन इफेक्ट। ठीक है, तो आप मुझे सोच के बताइए यहां पे कि इसके लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, कहीं भी आप लेटर सपोज करिए कि मैंने बोला कि इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहां पे न्यूट्रल एक्सिस मान लिया है, तो अगर आप ए बी पार्ट को देखोगे, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये वाला पार्ट आपके पास ए बी हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपके पास बी सी हो जाएगा। तो ए बी पार्ट में ना एक्सियल के कारण निगेटिव स्ट्रेस और ए बी पार्ट में ना बेंडिंग के कारण पॉजिटिव स्ट्रेस आपके पास जनरेट होने वाला है। सर ये पता कैसे चलेगा, मैंने बोला ना कैसे करना है, कपल को घुमा दीजिए, और कपल को जैसे घुमाएंगे ना, तो जिधर से कपल अंदर जाएगा ना, इस तरीके से आपके पास कपल अंदर जाएगा और इस तरीके से कपल आपके पास बाहर आने वाला है। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये कपल अंदर घुस के बाहर आएगा, ये कपल अंदर घुस के बाहर आएगा, तो जिसको अंदर घुसाएगा ना वो कंप्रेस हो जाएगा, और जिधर से बाहर निकलेगा ना वो आपके पास टेंशन में आ जाएगा। ठीक है क्या, तो आप सोच के बताइएगा कि ए बी वाला पार्ट में नहीं पता हमें कि कौन सा स्ट्रेस डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर आप बी सी वाले पार्ट में ध्यान से देखेंगे ना, तो आप बोलेंगे सर जी चाहे कुछ भी हो जाए, बी सी वाले पार्ट में हमेशा ही आपके पास ना निगेटिव स्ट्रेसेस ही जनरेट होने वाले हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही जनरेट होने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ना एक्सेल के कारण भी आपके पास निगेटिव स्ट्रेस है और आपके पास ना बेंडिंग के कारण भी आपके पास क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो इसको मैं तीसरे तरीके से आपको बताता हूं कि मेरे पास 3 फाइबर है। मेरे पास कितने फाइबर हैं, 3 फाइबर हैं, और मैं यहां पे आपको बताता हूं कि आपने एक इस तरीके का, अब मैंने बोला कि ये हमारा एक्सिस है, दिस इज माय एक्सिस जिसको हमने न्यूट्रल एक्सिस बोल के रखा हुआ है। अब मुझे सोच के बताइएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि मैंने बोला कि यहां से यहां तक जब तक आओगे ना, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, आप डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे d/2, और इधर से इधर भी आओगे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, फिर भी आप कर लोगे d/2, क्योंकि आपको पता है कि ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है, अब मुझे सिंपल सी बात बताइएगा कि राइट साइड वाले पार्ट पे आपने क्या बोला है, राइट साइड वाले पार्ट पे आपके पास ये पूरा न्यूट्रल एक्सिस है। अगर आप पूरा फिगर बनाओगे तो ये आपके पास पूरा न्यूट्रल एक्सिस होने वाला है। आइए मैं अच्छे से बना ही देता हूं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपके पास है वो न्यूट्रल एक्सिस का आपके पास दिखने वाला है। ये देखिए ऐसा, मतलब कि ये एग्जैक्टली जो मैं ये वाला पार्ट आपको अभी शो करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसा
ये देखिए ये पूरा न्यूट्रल एक्सिस वाला प्लेन है और ये इसका लेफ्ट वाला प्लेन है और ये इसके राइट वाला प्लेन है। अब आप समझिएगा कि मैंने बोला कि राइट साइड वाले में सारा पंगा, सॉरी राइट साइड वाले में कोई पंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के कारण ना हमेशा आपको पता चल रहा होगा कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, ये हमेशा ही आपके पास ना कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होने वाले हैं। अब बहुत सिंपल सा सवाल क्या है जो मैं आपको बोलता हूं, लेकिन आपको पता है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं ना वो जीरो होते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, तो यहां पे आपके पास ना बेंडिंग का इफेक्ट जीरो होने वाला है, लेकिन जो एक्सियल स्ट्रेस होने वाले हैं ना वो माइनस सिग्मा ई आपके पास होने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि मैं एक पॉइंट लेता हूं, इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं और इसको 3 मानता हूं, अब आप मुझे सोच के बताइएगा, बहुत सिंपल तरीके से बताइएगा कि 1 पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि किस तरीके का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से क्या बोल सकते हो कि एक जो आपके पास सिग्मा टोटल जो आपके पास होने वाला है, हमें पता है कि दोनों का नेचर सेम है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 1 पॉइंट जो है आपके पास है ना, इधर आपके पास ना एक्सेल के कारण जो है ना कंप्रेशन आया है और बेंडिंग के कारण आपके पास टेंशन आया है, तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस सिग्मा ए और प्लस सिग्मा बी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं ना तो हमें मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि ये यहाँ पे बेंडिंग का जो इफेक्ट होने वाला है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, वो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस देने वाला है। तो माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी मैक्सिमम। अगर आप बात करते हो सिग्मा एट न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल फाइबर के बारे में बात करेंगे या न्यूट्रल एक्सिस बोलिए फिलहाल के लिए, अगर आप यहां पे बात करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा ए हो जाएगा। सही है क्या? लेकिन अगर आप सिग्मा बात कर रहे हो ये वाले पार्ट पे, यहाँ पे दो वाला पार्ट मान लीजिए, और यहाँ पे सिग्मा 3 पे मतलब कि 3 पे बात करेंगे ना तो सिंपल है, सिग्मा ए माइनस में एक्सेल के कारण भी और आपके पास ये हो जाएगा बेंडिंग के कारण भी माइनस सिग्मा बी मैक्सिमम मैक्सिमम। अब बहुत सिंपल सा सवाल है, कॉलम के बारे में अगर आपने पहले सुना होगा तो क्या आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूं कि कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है ना जो हमेशा कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। कॉलम जो होता है ना वो हमेशा कंप्रेशन के लिए डिजाइन किया जाता है, मतलब कि दे आर मोर सुटेबल इन द केस ऑफ द कंप्रेसिव लोडिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा कि जो कॉलम होते हैं ना, जनरली कॉलम जो होते हैं आपके पास, जनरली हम किसका बनाते हैं? जनरली ब्रिटल मटेरियल का बनाते हैं, जनरली ब्रिटल मटेरियल का बनाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं ना कंप्रेशन में बड़े अच्छे होते हैं। और भी सारे मटेरियल्स हैं, लेकिन आप कंप्रेशन में जो भी मटेरियल अच्छा है ना उससे आप कॉलम बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कि कॉलम है हमारे पास और हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम में 2 तरह के स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, निगेटिव और आपके पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे कोई चांस है क्या कि एनी काइंड ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाए सिग्मा 3 में? मतलब कि आप देखोगे सिग्मा, मैं पॉइंट जरूर ले रहा हूं लेकिन ये पूरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, पूरा पार्ट कि न्यूट्रल एक्सिस से इधर वाला पूरा जो पार्ट है उस पूरे पार्ट में ही आपके पास कभी भी ना निगेटिव स्ट्रेसेस के छोड़ के पॉजिटिव स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होने वाला है। मतलब कि इसमें क्या होने वाला है, ऑलवेज 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 कंप्रेशन, ऑलवेज कंप्रेशन आपके पास होने वाला है, ऑलवेज कंप्रेशन मतलब कि हमेशा निगेटिव होने वाला है स्ट्रेसेस। लेकिन अगर आप न्यूट्रल फाइबर में बात करेंगे, हेयर ऑल्सो कंप्रेशन होने वाला है। बट आपको पता है कि सर जी इतना कंप्रेशन पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारा जो मटेरियल्स होते हैं ना वो कंप्रेसिव लोड में काफी अच्छा बिहेव करते हैं, फेल नहीं होते हैं, क्योंकि कॉलम जो होते हैं ना वो जनरली ब्रिटल के बनाए जाते हैं और ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन बट स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। और अगर कोई चीज कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी कंप्रेसिव लोड लगा दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा चीज का कॉलम बना दिया जो कि टेंशन में वीक है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा भी अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे ना तो आपको पता है कि वो आसानी से क्या कर जाएंगे, फेल कर जाएंगे। अब मुझे बताइएगा तो सर जी आपकी चाहत क्या है? मैंने बोला कि हमारी चाहत है कि आप जितना भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना चाहते हैं ना लगा डालिए, लेकिन आप कभी भी उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होने मत दीजिए। अब बोले सर जी तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आने के तो चांसेस सही हैं, न्यूट्रल एक्सिस से जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना इसी में आपके पास है, दिस इज द पॉइंट जहां पे हमको डिस्कस करना है कि भाई क्या होने वाला है। ये हमारा डाउट वाला पॉइंट है कि क्या होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये निगेटिव हो सकता है कि पॉजिटिव हो सकता है। एक बच्चा बोलता है कि सिग्मा टोटल क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक बच्चा बोलेगा सिग्मा टोटल क्या है आपके पास, तो आपने बोला माइनस सिग्मा ए और आपके पास हो जाएगा प्लस सिग्मा बी मैक्सिमम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, 3 पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मैं बोलूं आपके पास कोई भी फाइबर अगर आपके पास है यहां पे, तो यहां पे पॉजिटिव स्ट्रेसेस भी हो सकते हैं टोटल, मतलब कि सिग्मा टोटल जो आपके पास है ना वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है टोटल, सिग्मा टोटल जो आपके पास है ना वो निगेटिव भी हो सकता है आपके पास। क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। अब सवाल ऐसा है कि हमें कैसे पता चलेगा? आप खुद ही सोचिए कि अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि सिग्मा ए का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन सिग्मा बी है,
सिग्मा ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सिग्मा बी है। तो आप खुद ही सोच के बताइएगा कि अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा हो गया इससे तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि अगर सिग्मा ए ज्यादा है सिग्मा बी से तो भाई साहब सिग्मा ए का जो मैग्नीट्यूड है पहले से ही निगेटिव है। इस केस में आपके पास हमेशा क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 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 निगेटिव स्ट्रेस, मतलब कि कंप्रेशन आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर मैंने बोला कि लेट अस सपोज करिए किसी कारण बस ऐसा हो गया, और ऐसा भी हो सकता है कभी सिग्मा टोटल आपके पास जीरो भी हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? कि अगर मैंने बोला कि सिग्मा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा बी के बराबर आपके पास हो जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे? सिग्मा टोटल आपके पास जीरो हो जाएंगे। लेकिन थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि कॉलम जो है ना कंप्रेशन में डिजाइन किए जाते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अभी तक हर जगह पे आ रहे हैं, बट हमारे को डाउट है तो इसलिए मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मेरे को बताइएगा माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी मैक्सिमम। अब मुझे सिंपल सी बताइएगा कि अगर कभी ऐसा हो गया कि सिग्मा बी जो आपके पास है ना वो ग्रेटर देन हो जाए सिग्मा ए से, अब सोच के बताइएगा कि ये अगर ज्यादा हो जाएगा सिग्मा बी मैक्सिमम और सिग्मा ए छोटा रह जाएगा तो आप पता है निगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला ओवरकम कर देगा और नेट स्ट्रेस जो आपके पास सिग्मा टोटल बचेगा यहां पे वो पता है कैसा बचेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब कि इस केस में ना टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास डेवलप हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सोच के बताइएगा कि अगर कभी भी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि जो भी मटेरियल कंप्रेशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं ना वो वीक इन टेंशन होते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूं, हमेशा नहीं। जैसे कि आप कंक्रीट की बात करते हैं, आप कास्ट आयरन की बात करते हैं, अगर आप इसका कॉलम बना लीजिएगा ना तो कंप्रेशन में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन टेंशन में बड़े खराब होते हैं। देयर इज ए स्मॉल टेंसाइल फोर्स जनरेटेड इन द कॉलम एंड कॉलम इज गोइंग टू फेल्ड लाइक एनीथिंग। ठीक है क्या? कॉलम आसानी से फेल हो जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई साहब मेरे को कॉलम को फेल नहीं करने का है भाई साहब। एक बच्चा बोलता है तो क्या कंप्रेशन में फेल नहीं होते? क्या होते हैं, कंप्रेशन से फेल होते हैं। लेकिन टेंशन का क्या प्रॉब्लम है ना कि टेंशन में सबसे पहले जब बॉडी फेल होते हैं ना तो सबसे पहले क्रैक इनिशिएट होता है और धीरे धीरे करके ना क्रैक जो है ना प्रोपेगेट हो जाता है। इसलिए टेंशन इज वेरी डेंजरस फॉर द कॉलम। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी सूरत पे पूरे कॉलम के अंदर में हमारे को एक भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होना नहीं चाहिए। हर जगह पे मुझे ना कंप्रेसिव चाहिए। हमने देखा कि हमारे को ना कोई डाउट नहीं था। डाउट कहां पे नहीं था? देखिए ना, मैंने बोला इस साइड में कोई डाउट नहीं था, न्यूट्रल पे कोई डाउट नहीं था, लेकिन न्यूट्रल के लेफ्ट साइड में अगर मैंने देखा था ना, जैसा कि मैंने आपको पहले फिगर में भी बताया था, ध्यान से देखिएगा, पहले फिगर नहीं दूसरा फिगर में मैंने आपको बताया था, ये वाला देखिए, ये वाले में थोड़ा सा चांसेस हैं, ये बेंडिंग के कारण टेंसाइल और इसके कारण कंप्रेसिव, तो मे बी की पॉसिबिलिटी हो जाए और वो पॉसिबिलिटी आ गई है। और पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपको पता चल गया कि सिग्मा मैक्सिमम बेंडिंग का ग्रेटर देन सिग्मा ए हो जाए तो फिर आपका जो बॉडी है या बीम है उसके अंदर में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। कंडीशन चेक करते हैं। आपने क्या बोला कि सिग्मा ए का जो वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए सिग्मा बी मैक्सिमम। ये हमारे पास स्टोरी है। इक्वल नहीं बोलिए फिलहाल के लिए, अभी मैं लेस देन ही बोलता हूं, काम चला लेता हूं। लेकिन लिमिटिंग के लिए अगर चेक करेंगे तो फिर आपको बोलना पड़ेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है क्या? चलिए ध्यान से देखते हैं। अब मुझे सोच के बताइएगा आप लोग कि सिग्मा ए का वैल्यू क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपके पास यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एरिया हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहां पे बात करते हैं सिग्मा बी होता है m/z, और z किसके अबाउट? जिसके भी आप अबाउट आपने बेंडिंग लिया है ना उसी के अबाउट आपके पास z लेना पड़ेगा। z क्या होता है? z इज सेक्शन मॉडुलस, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बात बताई है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने किस तरीके का एक्सिस माना है। अगर आप बोलते हो कि ये वाला एक्सिस हमारे पास कौन सा है, ये देखिए ये वाला एक्सिस हमारे पास, कुछ भी ले लीजिए, सर्कल के केस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि सिमेट्रिक है। अगर मैं बोलता हूं कि ये x है तो आपने बोला कि यहाँ पे मैं यहाँ पे z ले लेता हूं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 4p अपॉन πd² लेस देन इक्वल टू। अब देखिएगा m का वैल्यू आपने कितना निकाला था? m का वैल्यू आपने निकाला था p इंटू, देखिए आइए बेंडिंग मोमेंट आपके पास कितना लगने वाला है। ये देखिए बेंडिंग मोमेंट आपके पास पहला पेज पे मैंने निकाला है, ये बेंडिंग मोमेंट है PD/2। तो यहाँ पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा PD/2। आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिख लीजिए PD/2। और अगर आप z के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है सर्कल का जो z होता है ना, मैं निकाल कर दिखा देता हूं, ये होता है I/y max। क्या होता है? I/y max। और आपका I का जो वैल्यू होने वाला है सर्कल के केस में π/64 इंटू आपके पास हो जाएगा d⁴ और y max हो जाएगा d/2। दिस विल कम π/32 d का क्यूब। अब यहां पे पुट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा π/32 और इंटू dq। अगर आप इसको यहां पे कैलकुलेट करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हमें इसका जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
अब यहां पे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, 4p डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, और यहां पे आप देखिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन के लिए 2 को नीचे रख लेता हूं, 32 को ऊपर डाल देता हूं और नीचे आपके पास आ जाएगा पाई डी क्यू। सबको समझ में आ रहा है क्या कैलकुलेशन? अब समझिएगा क्या क्या कटने वाले हैं और क्या क्या छूटने वाले हैं। पाई डी स्क्वायर ने पाई डी स्क्वायर को मार दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पाई डी स्क्वायर ने पाई डी स्क्वायर से मारा तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास डी डी डी। चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने। जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, कहां गया, जेड का वैल्यू आपने कितना लिखा है, पाई बाई 32। ओके डन, पीडी बाई 2 इंटू 32 बाई पाई डी क्यू। ओके तो चलिए हम मैक्सिमम स्ट्रेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपके सामने में एक जनरलाइज्ड कंडीशन लेता हूं जिसमें मैं कोई भी इसेंट्रिसिटी आपके सामने में मान लूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना हमको डिस्टेंस लेना चाहिए ताकि हमारे पूरे बीम के अंदर में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होने चाहिए। ठीक है क्या? तो जो आपने प्रीवियस पेज पे जो देखा है कि ये स्टोरी आपके पास पूरी की पूरी आपके पास पड़ी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि हमारे पास ये किस तरीके का, हमारे पास एक इस तरीके का एक बीम रहता, इस तरीके का मैंने एक बीम बना दिया है और हमने बोला कि ये हमारे पास एक एक्सिस था जिसके अबाउट हमने पूरा बेंडिंग करवा दिया था। ये हमारे पास बेंडिंग वाला ये था। अब मैंने बोला कि लेट अस सपोज करिए कि हमने बोला कि हमारे पास एक ई पॉइंट था जहां पे हमने क्या कर दिया है, जहां पे हमने एक लोड लगा दिया है। अब सिंपल सी बात, पहले जैसा आपने किया था, आपने यहां पे बेंडिंग मोमेंट जब निकालने वाले हैं तो कितना आने वाला है, P इंटू ई आने वाला है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझिएगा, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होने वाला है वो P इंटू ई होने वाला है, और अगर आप इसका टोटल इफेक्ट दिखाना चाहेंगे तो ये वाला आपके पास यहाँ पे ऐसा लग जाएगा और ये बेंडिंग इफेक्ट लग जाएगा। इसको हटा के हमने यहाँ पे एक कंप्रेसिव लोड लगा दिया है और एक बेंडिंग लगा दिया है जिसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो P इंटू ई होने वाला है। अब आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा देर पहले भी आपने पढ़ा है, ध्यान से देखिए पिछले स्लाइड में, कि अगर आपको सिग्मा टोटल को पॉजिटिव करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा बी मैक्सिमम ग्रेटर देन, अगर सिग्मा ए हो गया ना तो याद रखिएगा सिग्मा टोटल आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। बट क्या सच में हम चाहते हैं क्या कि हमारे बीम के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए? नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हमको ये कंडीशन बिल्कुल नहीं चाहिए, नॉट डिजायर्ड। हमें ये कंडीशन बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे बीम के अंदर में ना कभी भी जो है ना वो क्या हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए। तो क्या कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये कंडीशन से हमारा बीम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने बोला कि अगर हमारे पास सिग्मा ए का वैल्यू सिग्मा बी से ज्यादा हो जाए तो अब हमारे बीम में कभी भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा ए का वैल्यू अगर हमारे पास सिग्मा बी से ज्यादा हो जाए, यहां पे देख सकते हैं कि सिग्मा ए का वैल्यू अगर सिग्मा बी से ज्यादा हो जाए तो कभी भी बीम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अब मैंने क्या लिखा, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेटेड या इंड्यूस्ड भी बोल सकते हैं। सिग्मा भी क्या होता है, m डिवाइडेड बाई जेड, और जेड किसके अबाउट, जिस भी एक्सिस के अबाउट आपने बेंडिंग लिया है ना उसी के अबाउट आपका जेड लेना पड़ेगा। अब मुझे बताइएगा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, p इंटू ई, और जेड कितना हो जाता है, अगर आप सर्कल के बारे में बात करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू 32 इंटू डी क्यू। आपको नहीं लगता ये हो जाएगा 32 PE डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपल, आपके पास आ जाएगा m का वैल्यू हो गया और ये z का वैल्यू है, तो टोटल का टोटल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये आ जाएगा 32 PE डिवाइडेड बाई पाई डी क्यू। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी आपको, और ये कैसा मिलने वाला देखिएगा, 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 32 PE अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू डी। क्यों ऐसा किया है अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए पाई डी स्क्वायर ने पाई डी स्क्वायर को मार दिया, अब देखिए 4p ने 32p को मार दिया 8 टाइम्स पे, तो आपको नहीं लगता है कि जो e का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू d बाई 8 आने वाला है। क्या आने वाला है, e का वैल्यू लेस देन इक्वल टू d बाई 8 आने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके बीम में इसेंट्रिसिटी d बाई 8 से कम रखा जाए ना तो कभी भी बीम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं था जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, बट एक ही ऐसा कंडीशन था कि अगर आपका बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा हो जाता ना एक्सियल स्ट्रेस से तो फिर आपके बीम में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो सकता था। मैंने बोला मुझको नहीं चाहिए, क्यों, मैंने बात करी है, इसके लिए मैंने बोला कि आपका इसेंट्रिसिटी जो है ना लेस देन इक्वल टू d बाई 8 होना चाहिए। मैं फाइनल पेज पे बताता हूं कि अगर आपके पास इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इन सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल कॉलम, अगर आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है और अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको टेंसाइल स्ट्रेस नहीं चाहिए पूरे बीम में, फॉर नो टेंसाइल स्ट्रेस,
for no tensile stress eccentricity must be less than equal to d/8 अगर इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे ले चलता हूं। इसका मतलब ऐसा है, ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक सेक्शनल बीम है और इसका मैंने क्रॉस सेक्शन ऊपर बना दिया है। अब देखिए ये हमारे पास एक बीम है और इसमें हमने एक्सिस बना दिया है। मैंने बोला कि अगर आपने कोई बोला ये पूरा सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे देखिएगा कि आपने क्या बोला कि अगर आपने d/8 यहाँ पे पूरा का पूरा d/2 है, आपको अच्छे तरीके से पता है, पूरा का पूरा d/2 है, अच्छे से पता है। इधर भी आपके पास क्या होने वाला है, पूरा का पूरा d/2 होने वाला है। तो मैंने बोला ना कि अगर आप ना इसेंट्रिसिटी ना d/8 से कम रखेंगे ना तो मजेदार बातें होने वाली है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास d/8 है, इधर भी तो लगा सकते हैं ना d/8, बिल्कुल इधर भी तो लगा सकते हैं d/8, इधर भी लगा सकते हैं d/8, इधर भी लगा सकते हैं d/8, इधर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल हमेशा सिमेट्रिक होता है, इसके लिए मैं बातें कर रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कुछ मस्त चीजें पता चलने वाली है। ये सारा का सारा जो मैंने डिस्टेंस बनाया ना वो d/8 है। अगर आप इस पूरे बीम को कुछ इस तरीके से बना दीजिए तो देखिए कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है, ये इधर अगर मान लीजिए कि आपके पास d/8 आपने बनाया है तो इधर भी आपके पास मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होने वाला है, ये भी मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास d/8 होने वाला है। मतलब कि ये जो रेंज आपके पास गया हुआ है ना, ये जो आपने रेंज बनाया है, इसको मैं डॉट 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 कर देता हूं। ये जो आपने रेंज बनाया है, ये एक छोटा सा गैप, आप सोच के बताइएगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसी को मैं बोलता हूं कर्ण। क्या बोलता हूं? कर्ण बोलता हूं, या बहुत बार लोग इसको कोर भी बोलते हैं। कोर का क्या मतलब है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोर? द रेडियस ऑफ द कोर जो आपके पास है ना वो आपके पास d/8 होने वाला है। बट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कोर? डायमीटर ऑफ द कोर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, और ये हो जाएगा आपके पास d/4। माय डियर फ्रेंड, आपको जहां भी आपके पास लोड लगाना है ना लगाइए, लेकिन अगर आपने d/8 मतलब कि पूरा एरिया आपने एक सर्कल से कवर कर दिया है जिसका रेडियस d/8 है, तो अगर उस बीच में अगर आपने कभी भी लोड लगाया है ना तो पूरे कॉलम में कभी भी कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने वाला है। और ये जो एरिया बना है ना जिसमें लोड लगाने से आपके कॉलम के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कर्न ऑफ द कॉलम। क्या बोलते हैं? कर्न ऑफ द कॉलम या कोर ऑफ द कॉलम। तो आप मुझे बताइएगा कि कभी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कोर? 2 × d/8 मतलब d/4। व्हाट इज द रेडियस? d/8। याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि d/8 तक लगाना है, मतलब इधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते, इधर भी लगा सकते। मतलब यहां पे आप देखा ना तो आपको पता चल रहा है कि इसका जो रेडियस है वो d/8 है, इसका जो डायमीटर है आपके पास कितना है? d/4 है। इसलिए लोगों ने इसका नया नाम दिया कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है ना कि d/4 से हमें पता चलता है कि इट इज 1/4 ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इट इज 1/4 ऑफ द टोटल डायमीटर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या कि हमारे पास 1/4 रूल के नाम से लोगों ने इसको बताना स्टार्ट किया कि अगर अपना मिडल फिंगर निकाल के ना अगर आप चारों तरफ घूम जाओगे d/4 के रेडियस में तो कभी भी आपके पास क्या होने वाला है? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होने वाला है। इसी को बोला लोगों ने 1/4 मिडिल फिंगर रूल। 1/4 मिडिल रूल बोलिए, यही रूल है जो आपको बताना है कभी भी सर्कल के केस में आ जाएगा। एंड दिस इज द कोर ऑफ द सर्कल। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ण का क्या मतलब है और कोर का क्या मतलब है। कभी कोई पूछेगा कोर क्या है, कर्ण क्या है, तो आप सिंपल उसको 2 लाइन में ऐसा समझाइएगा कि जब कभी किसी कॉलम के अंदर में इसेंट्रिक लोडिंग लगता है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग लगता है, तो 2 तरह के इफेक्ट आपके पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। दोनों का जो नेचर है ना वो हमेशा आपके पास नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन है। इसके लिए क्या होने वाला है? दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस क्रिएट करने वाले हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉलम को डिजाइन करते हैं ना तो कॉलम जिस तरह का कॉलम बनाया जाता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं हो सकती है, नहीं तो तुरंत में ही फ्रैक्चर आपके पास हो जाएगा, क्रैक प्रोपेगेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हमें पूरे कॉलम में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होने चाहिए। तो आपने बोला कि कितना दूरी पे लोड लगाया जाए ताकि पूरे बीम में या पूरे कॉलम में कोई भी आपके पास जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। तो हमने देखा कि d/8 अगर आपने रेडियस पे कोई भी लोड लगाया है तो कभी भी आपके कॉलम के अंदर में ना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन हाँ, दिस इज ओनली फॉर द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगर आप बात करेंगे ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के बारे में तो इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि क्या कहानी उसमें होने वाली है। होप की कॉलम का मतलब क्या है, कर्न ऑफ द कॉलम का मतलब क्या है, उसी को कभी कभी कोर ऑफ द कॉलम बोलते हैं। ये आपका बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। Thank you very much.